तो गाइज देखो ना गाइज, तो देखो मैं हूँ अभी फिलहाल कहीं बाहर जा रहा हूँ अपने फैमिली के साथ, लेकिन साला ऐसे में ना ये राजा साहब का ट्रेलर आ गया। क्या ही करो, जाने दो, 10 मिनट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो बात कर लेते हैं सीधा। हेलो, मेरा नाम है वीके सिंह और हमारी मुलाकात बार होगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली कि एक और ट्रेलर आएगा राजा साहब का, लेकिन शायद इनको समझ में आया कि ऑडियंस क्या चाहती है। अगर ध्यान से देखोगे ना तो दोनों ट्रेलर्स को तो दोनों के टोन सेटअप अलग है। जहां पहला ट्रेलर ना ज्यादा फोर्स्ड कॉमेडी की तरफ झुक रहा था, यहाँ यह ट्रेलर एक सीरियस टोन सेटअप करता है, लेकिन इतना सीरियस हो गया कि लास्ट में प्रभास को जोकर ही बना दिया। नहीं, आई मीन ओके, कोई सेटअप वगैरह होगा वैसा ऐसा कुछ। एनीवेज जज नहीं करते, बट व्हाट आई नोटिस्ड अ चेंज इन डबिंग। यस, इस पहले ट्रेलर में जहां प्रभास ने खुद की डबिंग की थी, यहाँ इस वाले ट्रेलर में निनाद कारे जी ने की है। नहीं, वो शरद केरकर की आवाज नहीं है, लेकिन अभी भी भाई ट्रेलर में डबिंग आप भले ही अच्छा कर लो, लेकिन VFX डिपार्टमेंट का हाल अभी भी 50-50 ही है। अभी भी बहुत सारे शॉट जिसमें VFX हेवीली इन्वॉल्व है, काफी आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है भाई। नहीं, आई मीन कोई भी नोटिस करेगा कि इट्स अ पुअर VFX, बट अगेन यह मूवी है प्रभास की, जिसमें भले ही कितनी गलतियां हो, VFX इधर का उधर हो जाए, लेकिन 100 करोड़ तो ऐसे ही पार हो जाती है उनकी मूवीज। एंड दिस टाइम प्रभास की यह पहली हॉरर ओरिएंटेड मूवी है, तो लोग भी चांस तो देंगे ही। अब देखो, जब भी कोई डायरेक्टर अपनी मूवी के प्री रिलीज इवेंट में रोता है, मुझे डर लगने लगता है बॉस। एंड प्रभास के साथ तो ऐसे 2 बार हो चुका है। आदि पुरुष के वक्त ओम राउत ने ऐसा बचका कांड काम किया ही था, एंड मूवी का रिजल्ट सबको पता ही है। एंड अब मारुति ने भी प्री रिलीज इवेंट में आंसू बहा दिए, एंड मुझे रिजल्ट अब रिपीट होते हुए दिख रहा है, स्पेशली इसका सेकंड ट्रेलर देखने के बाद। देखो, ट्रेलर बुरा नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही स्टोरी रिवील कर दी इन्होंने। फर्स्ट ट्रेलर में मोस्टली प्रभास के कैरेक्टर को ज्यादा दिखाया गया था, बट इस वाले ट्रेलर में संजय दत्त के कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस किया गया है। साथ में प्रभास के एक फैमिली एंगल दिखाने की कोशिश की गई है, बट द प्रॉब्लम इज अगेन VFX यार, ना बहुत अच्छा ना खराब। सोचा था कि फर्स्ट ट्रेलर रिलीज के बाद जो भी कमियां हमको दिखी थी इसके CGI कैरेक्टर एंड VFX शॉर्ट प्रेजेंटेशन में, वो दूर की जाएगी, बट ऐसे होते हुए नहीं दिख रहा है। बल्कि जो शॉर्ट्स हमें फर्स्ट ट्रेलर में दिखाए थे उसी का कुछ एक्सटेंडेड सीन इस ट्रेलर में है। फर्स्ट ट्रेलर को देखने के बाद मैं इस मूवी के लिए 70 से 80% आशावान था, और 20 to 30% उठ के चलेंगे कि नहीं। बट इस ट्रेलर को देखने के बाद यह सिनेरियो 50-50 सा हो गया है मेरे लिए। अब फिर भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा इस फिल्म से। क्या पता मूवी कुछ स्पेशल ही डिलीवर कर दे, सबसे हटके, सबसे अलग। बाकी आप भी अपना ओपिनियन बताओ जरा, आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, एंड आपकी क्या उम्मीदें हैं इस फिल्म से, स्पेशली तब जब कंपटीशन थलापति विजय की लास्ट फिल्म जननायक से हो। 9 जनवरी को आ रही दोनों एक साथ, कलेश और कलेश दोनों करने। मिलते हैं अगले वीडियो में। जेडीयू का दावा, राबड़ी के आवास में तहखाना। मुकेश सहनी ने सरकार को घेरा, कहा हम डरने वाले नहीं। VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार की NDA सरकार पर हमला बोला है। राबड़ी देवी के आवास खाली कराने को लेकर कहा कि आवाज से निकालने की कोशिश एकदम गलत है, और जेडीयू के तहखाना वाले आरोप बेबुनियाद है। VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि राबड़ी देवी को उनके आवाज से निकालने की बात हो रही है, और जेडीयू वाले कह रहे हैं कि वहाँ तहखाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सरकार के पास कोई विजन नहीं है काम करने का। वो चाहते हैं कि लोग बेघर हो जाए, चाहे वो आम आदमी हो, नेता हो या गरीब हो। ठंड के मौसम में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। अगर कोई गरीब गैर कानूनी तरीके से रह रहा है तो सरकार को पहले उसके लिए घर बनाना चाहिए, फिर कार्रवाई करनी चाहिए। मुकेश सहनी ने कहा कि राबड़ी देवी पिछले 2 दशकों से उस आवास में रह रही है, और उनको परेशान करना सरकार का काम नहीं है। सरकार को जनता के हित में काम करना चाहिए,
न कि विपक्ष के नेताओं को तंग करना। विपक्ष भी जनता का हिस्सा है। जब सरकार अंधी हो जाती है या बड़ी हो जाती है तो विपक्ष का काम है उसे रास्ता दिखाना और सुनाना। एनडीए सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हम डरने वाले नहीं है, उनके पास पावर है, जो करना है करे। हम घबराते नहीं। सरकारी संपत्ति पर हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने भी मंत्री रहते बंगला इस्तेमाल किया और बाद में खाली कर दिया। ऐसे विवाद करना ठीक नहीं है। जनता ने उनको मौका दिया है, वो काम करे। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि ये सरकार पैसे के दम पर बनी है। जनादेश चोरी किया गया है। लोगों को 10,000 रुपए बांटकर सरकार बनाई है। अभी 2 लाख रुपए और देने हैं, उसके लिए पैसा इंतजाम करे और जनता को दे। प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटोरा लेकर हाथ फैला रहे हैं कि मदद करे। अगर मदद मिली तो नया साल मनाएंगे, वरना बहुत से कर्मचारी नया साल नहीं मना पाएंगे क्योंकि बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है। जब तक भारत सरकार मदद नहीं करेगी तब तक बिहार के लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। जनता सब देख रही है, समय आने पर जवाब देगी। रोपवे पुल के ध्वस्त होने पर मुकेश सहनी ने कहा कि इसकी सरकार नहीं है, लेकिन पहले भी कई पुल और ब्रिज गिरे हैं जहां भ्रष्टाचार सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारी मुख्यमंत्री बनकर काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बिहार में चरम पर है। ऐसे राज्य में और क्या उम्मीद की जा सकती है। जीतन राम मांझी की नाराजगी और राज्यसभा सीट की मांग पर मुकेश सहनी ने कहा कि मांझी बस मीडिया में रहना चाहते हैं। भाई क्या इस वक्त इंडियन क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में कोई भी सेफ नहीं है? क्या बात है। हमने कल अपने दूसरे चैनल डिजिटली टॉक्स इंडिया पर वीडियो बनाई थी, जहां पर हमने आपको ये बताया था कि इंडियन क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में सब कुछ चंगा सी नहीं चल रहा। प्लेयर्स में अफरा तफरी मची हुई है। गिल के ड्रॉप होने के बाद लोगों को लग रहा है कि जब इंडियन क्रिकेट का पोस्टर बॉय ड्रॉप हो गया, जो कि बाकी 2 फॉर्मेट का कैप्टन था, तो फिर हम किस खेत की मूली है। और बात सही भी है। गौतम भाई की वजह से पूरी टीम में डर का माहौल है क्या? अब ये डर अच्छा है या बुरा, हम वीडियो में आखिर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि अब किसका पत्ता कट सकता है। बात यह है कि 3 से 4 जनवरी को न्यूजीलैंड सीरीज की वनडे टीम का ऐलान होना है और इसमें आपको कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। चेंज नंबर 1, ऋषभ पंत वनडे क्रिकेट से भी ड्रॉप होने वाले हैं। जी हाँ, पंत जो कि बीसीसीआई के बहुत टाइम तक ब्लू आइट बॉय रहे हैं, वो अब टीम में सेफ नहीं है। पंत T20 से तो बहुत टाइम से बाहर थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको वनडे क्रिकेट से भी ड्रॉप कर दिया जाएगा और उनकी जगह टीम में आएंगे ईशान किशन, जिन्होंने रिसेंटली विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड की तरफ से खेलते हुए सेंचुरी लगाई थी मात्र 33 गेंदों में। अब कई लोगों को ये लग रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो ईशान किशन ने अच्छा काम किया इसका इनाम है, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि गंभीर और ऋषभ पंत की आपस में बनती नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो बॉर्डर ट्रॉफी चल रही थी और वहां पर ऋषभ पंत ने एक टेस्ट शतक लगाया था। इसी इनिंग में 1-2 शतक और लगे थे। रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर से ऋषभ पंत के शतक के बारे में पूछा, लेकिन गंभीर ने बदले में जवाब दिया कि शतक तो और भी लगे हैं, आप उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? बस यहीं पर लोगों को दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली लगी थी और ये कहा गया था कि भाई जब सवाल ऋषभ पंत के बारे में हो रहा है तो जवाब दे दो। ऋषभ पंत की तारीफ करना दूसरे प्लेयरों की बुराई करना थोड़ी ना है। और तभी से लोगों को लग रहा है कि गंभीर और पंत शायद बहुत अच्छे टर्म्स और रिलेशन में नहीं है। अब जब ये खबर आ रही है कि ईशान किशन टीम में आएंगे और ऋषभ पंत ड्रॉप हो जाएंगे, तो लोगों ने वो कनेक्शन दोबारा निकाल लिया है। खैर, ईशान किशन टीम में किस तरह से आ रहे हैं और छा रहे हैं, आप हमारे दूसरे चैनल पर यह वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले 15 फरवरी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। कमेंट सेक्शन बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चेंज नंबर 2 जो जल्दी टीम इंडिया में हो सकता है। सुनने में आ रहा है कि न्यूजीलैंड के दौरे के लिए बुमराह और हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा की वनडे टीम में जगह सवालों के घेरे में आई है, यानी अक्टूबर में हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे से, तब से बुमराह ने वनडे क्रिकेट नहीं खेली है। लोगों ने तो ये बवाल भी मचाया था कि अगर बुमराह वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे थे तो उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज क्यों नहीं खिलाई गई। अब इसको इत्तेफाक लो या फिर साजिश,
लेकिन जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा की वनडे टीम में जगह को लेकर सवाल उठे हैं, तब से बुमराह वनडे टीम से रेस्ट ही करे जा रहे हैं। लोगों को लगता है जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है ताकि इंडियन टीम वनडे क्रिकेट में वीक दिखे और अगर हारे तो इसका ब्लेम कोहली और रोहित शर्मा पर जाए। ये यार कुछ भी बोल रहे हैं लोग यार, कम ऑन यार। बेसिकली रोहित शर्मा विराट के खिलाफ साजिश हो रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बकवास है। हालांकि इसका एक काउंटर पॉइंट यह भी है कि आपके बेस्ट प्लेयर तो अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार रखना है और इसलिए उनको इंजरी से बचाने के लिए वनडे से रेस्ट दिया जा रहा है। आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है, कमेंट करके बताना, हम आपको बताते हैं। चेंज नंबर 3, यशस्वी जायसवाल ड्रॉप। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब इंडिया ने पिछली वनडे सीरीज खेली थी तो इसमें रेगुलर कैप्टन शुभमन गिल चोट की वजह से बाहर थे। उनकी अनुपस्थिति में KL राहुल ने टीम की कप्तानी करी और गिल की जगह यशस्वी जायसवाल ने रोहित के साथ ओपनिंग करी। अब उसमें हुआ ये कि तीसरे ODI मैच में यशस्वी ने सेंचुरी मार दी। लोगों को बड़ा मजा आया, लेकिन लोग ये भूल गए कि कप्तान की जगह पर यशस्वी खेल रहे थे और जब कप्तान वापस आएगा तो जगह खाली करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल वही होने वाला है, यशस्वी टीम से ड्रॉप होने वाले हैं क्योंकि कप्तान को वापस आना है। हालांकि यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि गिल का बल्ला T20 के तरीके से ODI क्रिकेट में भी बहुत टाइम से चल नहीं रहा है, तो अब T20 के बाद उनकी वनडे फॉर्म पर भी नजर रहेगी। क्या लगता है अगर यहाँ पर भी उनका फॉर्म खराब हुआ तो 2027 में भी क्या कोई उलटफेर कर देंगे गंभीर भैया? आपके हिसाब से क्या ऐसा करना चाहिए? कमेंट करके बताओ, अपनी ओपिनियन हम तक जरूर पहुँचाए। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें डेली क्रिकेट के वीडियोज के लिए और हर लेटेस्ट न्यूज के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी RSS की यह है शक्ति। दिग्विजय सिंह ने की PM मोदी और संघ की तारीफ। तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी को दी सीख। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की जिसमें मोदी फर्श पर बैठे नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इसे RSS और भाजपा की संगठन शक्ति का उदाहरण बताया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि एक सामान्य स्वयंसेवक कैसे नेताओं के चरणों में बैठकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बन जाता है। यह ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को एक सीख भी दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह तस्वीर उन्हें क्यूओरा साइट पर मिली और यह बेहद प्रभावशाली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यह तस्वीर दिखाती है कि किस तरह RSS का एक जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ या बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठने से लेकर पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री बनता है। दिग्विजय सिंह ने इसे संगठन की शक्ति और ताकत का जीवंत उदाहरण बताते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का असली शक्ति उसके कैडर और मजबूत संगठन से आती है। उन्होंने ट्वीट के अंत में जय सिया राम लिखते हुए अपनी बात समाप्त की। दिग्विजय सिंह ने इसके साथ ही अपने एक अन्य पोस्ट में कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक सुधारों की जरूरत की ओर भी इशारा किया। उन्होंने राहुल गांधी को टैग करते हुए कहा कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर राहुल गांधी की समझ बिल्कुल सटीक है और इसके लिए उन्हें पूरे अंक मिलते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन पर भी उतना ही ध्यान दे। अपनी पोस्ट पर क्या बोले दिग्विजय सिंह? दिग्विजय सिंह ने लिखा कि जैसे चुनाव आयोग में सुधार की जरूरत है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी में भी संरचनात्मक बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संगठन सृजन की शुरुआत जरूर की है, लेकिन पार्टी को ज्यादा व्यवहारिक और विकेंद्रीकृत तरीके से चलाने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि राहुल गांधी यह कर सकते हैं, हालांकि उन्हें मनाना आसान नहीं होता। वहीं इस पोस्ट को लेकर सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं संगठन का पक्षधर हूं, RSS और मोदी जी का घोर विरोधी हूं। मैंने बस संगठन की तारीफ की है।